प्यारे बच्चों, ये आज आपकी वर्कशीट नंबर 44 जो कि 14 अक्टूबर को मिली है। ये तत्वों के आवर्त वर्गीकरण के बारे में बताया गया है, जिसमें हम मेंडलीव के आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस वीडियो चैनल को, ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस बना सकूं। आइए पढ़ते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी। इसके अंदर पहले हमने पढ़ा था न्यूलैंड्स की अष्टक सिद्धांत के बारे में, जिसको अस्वीकार कर दिया गया था। उसके बाद वैज्ञानिकों के प्रतिरूपों की खोज जारी रखी, जिससे तत्वों के गुण धर्मों का उनके परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित हो सके। पहले सिर्फ परमाणु द्रव्यमान के बारे में संबंध स्थापित किया था, लेकिन अब उनके गुण धर्मों के बारे में भी बात की जा रही है। हम देख सकते हैं यहाँ पर तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय रूसी रसायनज्ञ दमित्री इवानोविक मेंडलीव को जाता है। इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। उसको आवर्त सारणी के जन्मदाता भी कहा जाता है, क्योंकि इनका जन्म 8 फरवरी 1834 में रूस के पश्चिमी साइबेरिया के टोबोस्लक स्थान में हुआ था। उनके द्वारा प्रस्तावित तत्वों की व्यवस्था को मेंडलीव की आवर्त सारणी के नाम से जाना जाता है। यह आवर्त सारणी रसायन के एकमेव सिद्धांत साबित हुई थी। इससे नए तत्वों की खोज करने की प्रेरणा भी मिली थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तत्वों के आवर्त सारणी, यहाँ लिखा हुआ है, तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में उनका योगदान रहा। उन्होंने अपनी सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्म के समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। ठीक है, उन्होंने जो मेन पॉइंट रखा उनके रासायनिक गुणधर्मों के बारे में और उनके परमाणु द्रव्यमान को एक साथ उनके बीच में संबंध स्थापित किया था। आइए उसके बारे में जानते हैं कि उनकी जो आवर्त सारणी के क्या क्या मेन पॉइंट्स थे। मेंडलीव ने अपना कार्य 63 तत्वों के साथ आरंभ किया था। उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उनके भौतिक व रासायनिक गुणधर्मों के बीच में संबंधों का अध्ययन किया था। रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडलीव ने तत्वों के ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित किया था। ऐसे तत्व जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ ज्यादा यौगिक बनाते हैं, उन पर अपना ज्यादा ध्यान केंद्रित किया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय होते हैं। जो तत्व ज्यादा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ जुड़ते हैं या यौगिक बनाते हैं, वो ज्यादा सक्रिय होते हैं और अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। बहुत सारे तत्व बनते हैं ऐसे, इसीलिए उन्होंने इन दोनों को चुना था। तत्व से बनने वाले हाइड्राइड अगर हाइड्रोजन के साथ मिलेगा तो हाइड्राइड, और ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्साइड बनाते थे। तो तत्वों के साथ बनने वाले हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्रों को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना गया था। समान गुणधर्मों वाले तत्वों के एक साथ रखने पर उन्होंने यह पाया कि अधिकतर तत्वों के आवर्त सारणी में स्थान मिल गया है और वे अपने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गए हैं। जब उन्होंने उनके गुणधर्म पढ़े तो उन्होंने ध्यान दिया कि सारे के सारे जितने भी तत्व थे उनको उनका स्थान मिल गया था सारणी में, और वो सारे के सारे कैसे व्यवस्थित हुए थे? परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से आरोही क्रम में व्यवस्थित हुए थे। यह भी देखा गया था कि समान भौतिक और रासायनिक गुणधर्म वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आते हैं, यानी कि एक निश्चित अंतराल के बाद भौतिक और रासायनिक गुण अपने आप को रिपीट करते हैं। ठीक है, इसी आधार पर मेंडलीव की आवर्त सारणी बनाई, जिसका सिद्धांत उन्होंने क्या लिखा? तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन का मतलब वो रिपीट होते हैं। ठीक है, बार बार आते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में उधर स्तंभ को क्या कहा गया था? ग्रुप, और क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा गया था? पीरियड, यानी कि आवर्त, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ध्यान दे रहे हैं कि ग्रुप और समूह जिसको कहते हैं, और क्षैतिज पंक्तियों को पीरियड। यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको समूह लिखा हुआ, ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब क्या है? ग्रुप, समूह उधर स्तंभ में है। और क्षैतिज पंक्तियों को, सीधी सीधी जो पंक्तियां हैं, वर्टिकल कॉलम्स जिनको बोलते हैं इंग्लिश में, उनको पीरियड्स कहा गया है, जिनको हिंदी में और क्या बोलते हैं? आवर्त। ठीक है, तो 6 आवर्त थे, 8 समूह थे। ठीक है,
तो यहाँ पर हम आगे बात करेंगे आपके इसके अंदर हम ध्यान दे सकते हैं, देख सकते हैं ऊपर की तरफ ऑक्साइड और हाइड्राइड का निर्माण होते हुए दिखाया हुआ है। हर तत्व को उसके साथ जोड़कर वैसा ही हाइड्राइड और ऑक्साइड का फॉर्मूला बना सकते हैं हम। ठीक है, तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग कर निम्नलिखित तत्वों के ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान कीजिए। तो हमें ऑक्साइड के सूत्र देखने हैं, तो हम यहाँ इनको ऑक्साइड के सूत्र यहाँ से देख सकते हैं सबके। हम तत्वों के नीचे ढूंढेंगे। सबसे पहला है पोटेशियम। पोटेशियम देखिए तो उसके ऊपर उसका ऑक्साइड बनाएंगे। फिर है कार्बन। कार्बन ग्रुप 4 में होता है। एल्युमिनियम ग्रुप 3 में। सिलिकॉन ग्रुप यानी कि समूह, वो भी ग्रुप 3 में, वो सॉरी क्या कहते हैं, कार्बन के साथ होता है ग्रुप 4 के अंदर। और बेरियम यानी कि ग्रुप 2 में, यानी कि समूह 2 में। सबसे नीचे की तरह देखेंगे यहाँ पर है। तो हमने इनके फॉर्मूलाज बना के नीचे दिखाए हुए, सूत्र बना के दिखाए हुए हैं। तो पोटेशियम का जो सूत्र बनेगा वो बनेगा R2O के हिसाब से K2O, कार्बन का CO2, एल्यूमिनियम का Al2O3, सिलिकॉन का SiO2, बेरियम का RO के हिसाब से बेरियम ऑक्साइड। तो ये इनके ऑक्साइडों का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न है, मेंडलीव द्वारा निर्मित आवर्त सारणी के नियम का आधार क्या है? तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने किसका अध्ययन किया था, उन्होंने आधार किसको माना था? उनके रासायनिक गुण और परमाणु द्रव्यमान। ठीक है ना। तो यहाँ पर से हम लिख सकते हैं, उन्होंने अपनी सारणी में तत्वों के उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों के समानता के आधार पर व्यवस्थित किया था। तो ये आप इसको उत्तर नंबर 2 लिख सकते हो। प्रश्न 3 है आपका, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था? उन्होंने ऐसे तत्वों को लिया था जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ अधिक यौगिक बनाते हैं। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, सबसे पहले तो लिखेंगे उन्होंने तत्वों के बीच में यही गुणधर्मों के बारे में अध्ययन किया था। फिर लिखेंगे कि उन्होंने ये वाला पॉइंट किया था। तो ये हो गया उत्तर नंबर 3। इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, मेंडलीव ने तत्वों के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित क्यों किया था? क्योंकि ऐसे यौगिक बहुत अधिकांश होते हैं और अत्यंत सक्रिय होते हैं। तो ये हो गया आपका उत्तर नंबर 4। इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, वाक्य को पूरा कीजिए। मेंडलीव के आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ किसको कहते हैं और पंक्तियां, क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ऊर्ध्व स्तंभ जो है वो किसको बोलते हैं? ग्रुप को, यानी कि समूहों को। ठीक है, और जो मैंने ये जो ऊपर की लाइन मारी है ये थोड़ी टेढ़ी लगी है, तो मैं इसको थोड़ा रब करके दोबारा बना देती हूँ। ठीक है, यहाँ इसको बोलते हैं समूह। ठीक है, और जो आपकी क्षैतिज पंक्ति हैं उनको क्या बोलते हैं? आवर्त। तो बेटा ये थी आपकी आज की वर्कशीट नंबर 44। अगली वर्कशीट आएगी, हम फिर से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना काम करते रहिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।